हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स एंड टीचर। अभी तक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ पढ़ा है और काफ़ी चीज़ें और पढ़ी। आप पार्ट 1 में इसको चेक कर सकते हो। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट अ स्कूल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले ये बताया जा रहा है। इट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एडमिटेड देयरिन, यानी कि जो भी बच्चे वहाँ पे एडमिट हुए हैं 6 to 14 ईयर्स के, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, यानी कि कंपल्सरी है, करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सको। School shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recruiting aid or grant so receive bears to its annual recruiting expenses subject to a minimal of 25%। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी दोनों का क्या मतलब है कि 25% जो सीट्स हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, उसको EWS स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, ये वाली सीट 25% सीट्स हमें रिजर्व करनी है और वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए कंपलसरी है कि उनको वो सीट्स प्रोवाइड करनी है 25% बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 25% बच्चा जो पढ़ रहा है उसका कुछ एक्सपेंडिचर जो भी उसका एनुअल खर्चा हो रहा है स्कूल की तरफ से, वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं। नो कैपिटेशन फ्री फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। कैपिटेशन फ़ी का मतलब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ कि कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाएगा और कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ना तो किसी बच्चे का और ना ही किसी पेरेंट का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कैपिटेशन फ़ी मतलब कोई भी डोनेशन जो हम अमूमन देते ही हैं। अगर किसी ने कैपिटेशन फ़ी रिसीव करी तो ये क्या है, उसको पनिश किया जाएगा फाइन के साथ, जो कि 10 टाइम्स होगा। फाइन कितना होगा, अगर किसी ने 10 रुपये मेरे से कैपिटेशन फ़ी लिए तो इसका 10 टाइम्स उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, जो जितना भी उसने चार्ज करा है पेरेंट्स से। ठीक है, अगर किसी बच्चे के साथ स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो उसको 25,000 रुपीज़ एज अ पेनल्टी दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन किसी भी बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता है। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, यानी कि अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो आप उस बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते कि मैं आपको अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। No denial of admission. A child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed, provided that no child shall be denied admission if such admission is sought subsequent to the extended period, provided further that any child admitted after the extended period shall complete his studies in such manner as may be prescribed by appropriate government। यानी कि जब क्लासेस कमर्स होने वाली हैं, यानी कि एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, उस दौरान एडमिशन आप तो पहली बार डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बच्चा उसके बाद भी आता है तब भी आप
अगर वो ज़्यादा देर बाद नहीं आता, जैसे अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है और बच्चा जुलाई में आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको दोबारा से क्लासेस दिलवाओ या फिर दोबारा से उसको पढ़ाना शुरू करो। तो अगर थोड़े बहुत टाइम के बाद वो आता है तो आपको उसको एडमिट करना ही पड़ेगा स्कूल में, और उसको अप्रोप्रिएट मैनर में दूसरे बच्चों के साथ कोप अप कराना पड़ेगा, जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्जन, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की गई है यहाँ पे। किसी भी बच्चे को फ्रॉम क्लास 1 to 8 होल्ड बैक नहीं किया जाएगा क्लास के अंदर। होल्ड बैक मतलब कि उसको फेल नहीं किया जाएगा क्लास के अंदर। बहुत सारे रीजंस है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड, क्या क्या प्रोहिबिटेड है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं दोगे और मेंटल हरासमेंट नहीं करोगे, यानी कि आंख दिखा के भी उसको नहीं डराओगे एज अ टीचर। आप कोई भी मेंटल प्रेशर या फिर मेंटल हरासमेंट आप चाइल्ड के साथ नहीं कर सकते। नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। हूसोएवर कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person। अगर कोई इंसान ये वाला काम करता है, पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट देता है या फिर मेंटल हरासमेंट करता है, तो ऑब्वियसली उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लीगल पनिशमेंट दी जाएगी। नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि कोई भी स्कूल रिकॉग्निशन की सर्टिफिकेट के बगैर नहीं चलाया जा सकता है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अदर देन अ स्कूल एस्टैब्लिश्ड, अगर कोई स्कूल एस्टैब्लिश हो चुका है, यानी कि 2009 से पहले कोई स्कूल एस्टैब्लिश हो चुका है, तब तो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन अब कोई भी नया स्कूल विदाउट एस्टैब्लिशमेंट नहीं रन कर सकता है। शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बी एस्टैब्लिश्ड और फंक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम सच अथॉरिटी। सच अथॉरिटी यानी कि रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी के बिना हम स्कूल्स को रन नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्कूल नॉर्म्स, अगर कोई स्कूल खुला हुआ है जो कि मेरे नॉर्म्स एज अ गवर्नमेंट, मैंने जो भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है, तो उसका जो लाइसेंस है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग विड्रॉ रिकॉग्निशन, यानी कि अगर कोई स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन वो जब मैंने इंस्पेक्शन करी तो वो मेरे नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा और स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना जो भी मेरा रिकॉग्निशन है उसको विड्रॉ कर लूँगी, यानी कि उसकी परमिशन को मैं कैंसिल कर दूँगी कि वो स्कूल रन कर सकता है। कंटेन अ डायरेक्शन एज विच ऑफ द नेबरहुड स्कूल द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द डी रिकॉग्नाइज स्कूल शैल बी एडमिटेड, यानी कि अगर वो स्कूल, जैसे कि अब एक स्कूल बंद हो गया है, वो रिकॉग्नाइज नहीं था, वो बंद हो गया है, तो उसके नेबरहुड में जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल होगा उसमें उन बच्चों को हम डालेंगे। ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन नो सच स्कूल शैल कंटिन्यू टू फंक्शन। इस डेट के बाद 2009 के बाद जब ये पब्लिश हो गया है, इसके बाद कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर डी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल नहीं चलेगा, फंक्शन में नहीं रहेगा। एनी पर्सन हु एस्टैब्लिशेस और रन अ स्कूल विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन और कॉन्टिन्यूज टू रन अ स्कूल आफ्टर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन शैल बी लायबल टू फाइन, उसको क्या लगेगा, उसको फाइन लगेगा, विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टू द फाइन 10,000 rupees of each day during which such contraventions continues, यानी कि अगर किसी इंसान ने इसके बाद भी उसको हमने क्या करा, उसका हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो अपना स्कूल रन कर रहा है, तो उसको 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लगेगा, और जितने दिन उसने आगे स्कूल चलाया है पर डे के हिसाब से 10,000 रुपीज़ फ़ाइन उसको लगेगा। ठीक है।
अब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल, नॉर्म क्या होने चाहिए और स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए स्कूल का आरटीई के अकॉर्डिंग। इट शैल टेक स्टेप्स टू फुलफिल ईच नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एट इट्स ओन एक्सपेंसेस, यानी कि सारा खर्चा वो खुद ही उठाएगा नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने के लिए विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्समेंट। यानी कि जब 2009 में ये पब्लिश हुआ है, इसके बाद यानी कि 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ है ना, तो 2010 से 3 साल के बाद तक सारे नॉर्म्स और रूल्स आपके फुलफिल हो जाने चाहिए। ठीक है। Where a school fails to fulfill the norms and standard within the period of specified under the authority prescribed shall withdraw recognition granted to a school in the manner specified। यानी कि अगर 3 साल बाद भी कोई स्कूल फेल हो जाता है और नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेरे फुलफिल नहीं करता है तो मैं उसको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी, मैं उसका रिकॉग्निशन को विदड्रॉ कर लूँगी। ठीक है। विद द इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन नो स्कूल शेड कंटिन्यू टू फंक्शन। यानी कि अगर मैंने उसका रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया है तो उसको वो फिर फंक्शन नहीं कर सकता है वो वाला स्कूल। ठीक है। पावर टू अमेंड स्कूल, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस स्केड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अमेंड द स्केड्यूल बाय एडिंग और ओमिटिंग एनी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। इस स्केड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है, वो भी नोटिफिकेशन दे के, किसी भी कोई भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स अगर उसको चेंज करना है तो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेट एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और इसका अलग से भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीएड में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकल अथॉरिटी के होते हैं, उनमें पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन स्कूल्स, यानी कि उन बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस होते हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ सच कमिटी शैल बी पेरेंट्स एंड गार्जियंस। 3/4 मेंबर्स क्या कितने हो गए कि 75% मेंबर्स को क्या कौन होने चाहिए? पेरेंट्स होने चाहिए और गार्जियंस होने चाहिए। ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू पेरेंट्स एंड गार्जियंस और डिसएडवांटेज एंड वीकर सेक्शन, यानी कि इक्वल बैलेंस में डिसएडवांटेज और वीकर सेक्शन के भी पेरेंट्स और गार्जियंस होने चाहिए। 75% में से 50% जो मेंबर्स हैं वो तो आपकी वुमेन्स होनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है तो पेरेंट्स एंड गार्जियंस को क्यों ज़रूरी था इन्वॉल्व करना? तो मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरी था। बच्चे से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड उसके माँ बाप होते हैं, या फिर जो भी जिसके साथ भी बच्चा रह रहा है, मोस्टली मदर्स कनेक्टेड होती हैं। तो उस टाइम पे क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम चल रही है, क्या स्कूल से उसको दिक्कत आ रही है, उस चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सबसे अच्छा जो इंसान हो सकता है वो या तो एक टीचर हो सकता है या तो एक मदर हो सकता है। तो इसीलिए 50% हमने मदर्स को रखा था कि वुमेन्स को रखा था कि वुमेन मॉनिटर करेंगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन क्या है? मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, उनको क्या करना है? स्कूल की वर्किंग को मॉनिटर करना है, प्रिपेयर करना है और रिकमेंड करना है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं उसके लिए रिकमेंडेशन करनी है और प्लान बनाना है। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कि जो भी ग्रांट्स मिल रहे हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे कोई भी हो, कोई रिसोर्स मिल रहा है हमें या फिर कोई पैसा मिल रहा है, तो उसको क्या करना है? उनको मॉनिटर करना है, कहाँ पे वो खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ यूटिलाइज हो रही है। परफॉर्म सच और अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसे ही और भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। अगर किसी भी टीचर के पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई करा है,
अकॉर्डिंग टू आरटी ही बात कर रही हूँ मैं, कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको क्या मिलेगा, उसको 5 साल का टाइम मिलेगा कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, अगर वो अपॉइंटेड है तो, ठीक है। और अगर अपॉइंटेड नहीं है तो उसको अपनी डिग्री या कोर्स जो भी है वो कंप्लीट करके ही अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जो अपॉइंटेड है उनके लिए 5 साल का टाइम दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप अपनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट कर लो, ठीक है। काम करने के साथ साथ उसको कंप्लीट कर लो। अब अगर कोई स्टेट ऐसी है जिसमें पॉइंट 2 की मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई स्टेट ऐसी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमारे पास टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देगी उन टीचर्स को। नाउ टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स and redressal of grievances. A teacher appointed shall perform the following duty: maintain regularity and punctuality. ये तो हम सबको ही पता है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उसके साथ रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन चलेगा 4 दिन छुट्टी, ये वाला काम नहीं कर सकते। कंडक्ट करना है और कंप्लीट करना है, आप अपना करिकुलम जो भी आपको प्रिस्क्राइब करा है उसको कंप्लीट करना है। पूरा करिकुलम जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, असेस करनी है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, ये सारी चीज़ें। और सप्लीमेंट एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने हैं इन लोगों को, यानी कि एडिशनल टाइम देना है, रेमीडियल क्लासेस देनी है, या कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर उन बच्चों को रिक्वायर्ड है तो टीचर को वो देना है। होल्ड रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस, यानी कि पीटीएम होल्ड करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पीटीएम होल्ड करनी है। और भी ड्यूटीज़ उस टीचर्स को करनी है जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। अ टीचर कमिटिंग डिफ़ॉल्ट इन परफॉर्मिंग, उसके लिए अगर उसने नहीं करा है ये सब एक्शंस तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे, यानी कि उसकी जॉब पे भी बात आ सकती है। प्यूपल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, प्यूपल टीचर रेशियो मेंटेन करने के लिए विद इन 3 ईयर्स की बात हुई है कि 3 ईयर्स के अंदर अंदर कितना प्यूपल टीचर रेशियो होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट द प्यूपल टीचर रेशियो एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इज़ मेंटेन्ड इन ईच स्कूल, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर जो भी पीपल टीचर रेशियो दिया गया है उसको मेंटेन करना है। इसको मैं आगे बताऊंगी कि कितना पीपल टीचर रेशियो दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पीपल टीचर रेशियो, नो टीचर पोस्टेड इन अ स्कूल शैल मेड टू सर्व एनी अदर स्कूल और ऑफिस डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पज़, यानी कि हमें पीपल टीचर रेशियो मेंटेन करना है तो स्कूल के अलावा टीचर्स को कोई भी नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने टीचर्स को नहीं भेजा जाएगा, उनकी ड्यूटी नहीं देंगे क्योंकि हमें प्यूपल टीचर रेशियो मेंटेन करना है, कोई भी नॉन एजुकेशनल ड्यूटी हम नहीं देंगे। फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर, 90% ऑफ द टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड इन द स्कूल। 10% से ज़्यादा सीट्स वेकेंट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल में 100 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो 90 टीचर्स अपॉइंटेड होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर इन नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, नो टीचर शैल बी डिप्लॉयड फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस अदर दैन द डेसिनल population census, disaster relief duties or duties related to elections to the local authority of the state legislations or parliament as case may be, यानी कि नॉन एजुकेशनल पर्पसेस में नहीं हम उनको इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पीपल टीचर रेशियो मेंटेन करना है। अदर देन कोई ऐसी चीज़ जो डिसीनियल, यानी कि जो 10 साल में 15 साल में एक बार होती है, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस हो गया, डिसास्टर रिलीफ हो गया, इलेक्शंस में ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट में कोई ड्यूटी हो गई, या फिर ऐसी सब चीज़ों में इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं जो एक आध दिन की बात है और 10-15 साल में एक बार हो रही है। लेकिन हम उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने नहीं भेजेंगे और ये सब काम हम उनको नहीं देंगे।
प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस बाय द टीचर, किसी भी टीचर को हम प्राइवेट ट्यूशंस नहीं देने का अलाउ करते हैं। नो टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशंस और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी, प्राइवेट ट्यूशंस भी नहीं देगा और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी में भी एंगेज नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पार्ट 2 हमारा बहुत लंबा हो गया है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पार्ट 3 में हम चैप्टर 5 का डिस्कशन करेंगे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।